हेलो बच्चों। मुगल साम्राज्य के अंदर अपन ने शासकों के बारे में पढ़ लिया अपन ने कि कौन कौन से मुगल शासकों ने भारत के ऊपर क्या किया था, अधिकार किया था या अपना शासन की स्थापना की थी। आज अपन पढ़ेंगे कि मुगलों के जो उत्तराधिकार की जो परंपराएं थी वो क्या थी। ठीक है ना। कौन कौन से मुगल शासक पढ़े थे अपन ने? बाबर पढ़ा, हुमायूं पढ़ा, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ठीक है। इस तरह से इनका काल पढ़ने के पश्चात आज अपन पढ़ेंगे कि मुगलों के अंदर उत्तराधिकारी के नियम क्या थे, यानी शासक की मृत्यु के पश्चात उसका उत्तराधिकारी कौन बनता था। हर राजा ये नियम होता था कि राजा का जो बड़ा पुत्र होता है वही क्या बनता है, उत्तराधिकारी बनता था। लेकिन मुगलों के अंदर ये ऐसी परंपरा नहीं थी। तो क्या है, पहला टॉपिक है उत्तराधिकार। उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं थी कि मुगलों में उत्तराधिकार को लेकर के की प्रक्रिया को लेकर के क्या था, कोई निश्चित नियम नहीं था कि बड़ा पुत्र ही उसका शासक बनेगा। ठीक है। क्योंकि क्या नहीं था उसमें, ये था कि मृत्यु के बाद जो नया शासक बनेगा वो किसके आधार पर बनेगा, तलवार के बल पर। यानी उनके पुत्रों के मध्य क्या होता था, युद्ध होता था। युद्ध के अंदर जो विजयी हो जाता था, जो सबसे योग्य कुशल युद्ध में जो होता था वही पुत्र क्या बनता था, शासक बनता था। तो मुगलों में मुगल काल में उत्तराधिकार के लिए कोई निश्चित नियम नहीं था। निश्चित नियम नहीं। ये देखो, ये इनकी एक पतन का मुख्य कारण भी बनता है, क्योंकि तलवार के बल पर यानी युद्ध होता था, युद्ध में जो विजयी हो जाता था वो शासक बनता था। तो इससे जो दूसरी जो सत्ता के शासक के जो लोग थे, जो शासक थे दूसरे क्षेत्रों के, उनसे उनको क्या मिलती रहती थी, चुनौतियाँ मिलती थी। ठीक है। और नियम नहीं था। शासक की मृत्यु के पश्चात शासक की मृत्यु के पश्चात नया शासक किसके बल पर बनता था, तलवार के बल पर। यानी क्या होता था, उनके मध्य युद्ध तलवार के बल पर बनता था। ठीक है। उनके मध्य क्या होता था, युद्ध होता था, और जो विजयी होता था वही क्या है, शासक बन जाता था। ये तय नहीं था कि बड़ा पुत्र ही उत्तराधिकारी बनेगा। यह तय नहीं था कि बड़ा पुत्र ही उत्तराधिकारी बनेगा। ठीक है। तो मुगलों के अंदर इस प्रकार की उत्तराधिकारी को लेकर के क्या थे, नियम था। जो सबसे योग्य क्या हो, जो सबसे योग्य कुशल, जो सबसे योग्य कुशल होता था वही क्या बनता था, शासक बनता था। वही शासक बनता। ठीक है। तो मुगलों के उत्तराधिकार की परंपराएं क्या थी, कोई निश्चित परंपराएं नहीं थी। क्या थी, तलवार के बल पर यानी युद्ध होता था, और युद्ध के अंदर जो सबसे योग्य कुशल होता था वही व्यक्ति क्या बन जाता था, शासक बन जाता था। अब अपन आगे पढ़ेंगे कि मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध कैसे थे।
के अन्य शासकों के साथ ठीक है, मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध कैसे थे, ये अपन पढ़ेंगे। ठीक है, संबंध सीधा लिख देते हैं, संबंध मुगलों के साथ अन्य शासकों के संबंध कैसे थे। ठीक है ना, मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार क्या किया, अभियान किया, और जिन्होंने उसकी सत्ता को स्वीकार करने के लिए क्या कर दिया, इनकार कर दिया। यानी मुगलों ने भारत के अधिकतर क्षेत्रों पे अपना अधिकार जम चुका था, लेकिन फिर भी उनको उन लोगों से सामना करना पड़ा जिन्होंने उनकी अधीनता को क्या नहीं किया था, स्वीकार नहीं किया था। ठीक है ना, पहला है मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध सैन्य अभियान, है ना, उन शासकों के विरुद्ध अभियान किए जिन्होंने क्या नहीं किया, उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर, जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ठीक है, यानी उनको ये संबंध बनाने रखने के लिए, अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए और क्या किया, उनके विरुद्ध अभियान किए, और कहीं पर कूटनीति की चाल भी चली, छापामार पद्धति भी उन्होंने अपनाई, और किस तरह से धर्म जिहाद का नारा देकर कि भी उन्होंने और क्या किया, उनके विरुद्ध, जैसे खानवा के बाबर का में पढ़े थे ना अपने 4 जो युद्ध किए थे, तो खानवा का जो युद्ध किया गया था उसमें बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, क्योंकि मुगल बाबर की जो सेना थी वो क्या है, युद्ध करने से इनकार करने लग गई थी, और उस समय उसने धर्म युद्ध को लेकर के क्या किया, उनके अंदर एक तरह से उनको प्रोत्साहित किया ताकि वो क्या करे कि वहाँ से युद्ध करे, उस क्षेत्र को जीत सके। दूसरा था कि स्वीकार करने से इनकार, जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने, अब कईयों ने तो इसकी क्या, इनकी अधीनता को स्वीकार कर लिया था, कईयों ने इनकी अधीनता को क्या नहीं किया था, स्वीकार नहीं किया था। अन्य कई शासकों ने जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो कई शासकों ने इनकी अधीनता को स्वेच्छा से स्वीकार भी कर लिया। देखो, एक बार कर लिया, आपकी बुक में नहीं है लेकिन वैसे बता देती हूँ कि अकबर के द्वारा एक बार नागौर के अंदर क्या लगाया गया था, दरबार लगाया गया था। उसमें अकबर ने ये देखना चाहा कि मेरे दरबार में कौन कौन राजपूत शासक जो हैं वो आते हैं, लेकिन उस समय कुछ शासक तो उसके दरबार में चले गए, लेकिन 1-2 शासक ऐसे भी थे राजपूतों के अंदर जो उसके दरबार में उपस्थित नहीं हुए थे। उनको क्या मिली, उनके विरुद्ध अभियान चला करके और क्या है, वहाँ के क्षेत्र पे अपना अधिकार जताने की कोशिश भी की थी। ठीक है, स्वीकार कर ली। अब इसमें देखो, ये स्वेच्छा से इसकी अधीनता स्वीकार कर ली है, तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण किससे मिलता है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये मिलता है राजपूत शासकों से। किससे मिलता है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण राजपूत शासकों की अधीनता से मिलता है कि कई राजपूत शासकों ने मुगलों की अधीनता को जो स्वेच्छा से स्वीकार किया था। उन्होंने अपनी पुत्रियों का विवाह कहाँ कर दिया था, मुगल घरानों में कर दिया था, और मुगल घरानों में करके उन्होंने क्या प्राप्त किए थे, उच्च पद प्राप्त किए थे। जैसे उदाहरण के तौर पे
क्या है कि जहांगीर की माँ क्या थी? कछावा वंश की राजकुमारी। जहांगीर की माँ कछावा वंश की राजकुमारी, ठीक है। दूसरा है कि मेवाड़ के सिसोदिया वंश के, मेवाड़ के सिसोदिया, मेवाड़ में कौन सा वंश था? सिसोदिया वंश, ठीक है ना, जो आगे चल करके क्या कहलाता, ठीक है, सिसोदिया वंश। सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक, ठीक है ना, मेवाड़ के सिसोदिया वंश लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को क्या नहीं किया था? स्वीकार नहीं किया था। सिसोदिया वंश के राजपूतों ने, देखो कुछ ने क्या किया था कि उनकी स्वतंत्र उनके अधिकारता को स्वीकार कर लिया था, लेकिन कुछ ने नहीं भी किया था। किसने नहीं किया था? मेवाड़ी के सिसोदिया वंश के जो राजपूत थे, जैसे महाराणा प्रताप था, ठीक है ना, उसने नहीं की थी उसकी। तो लंबे समय तक मुगलों की अधीनता को क्या नहीं किया था? स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, अधीनता को स्वीकार नहीं किया। लेकिन मारवाड़ के क्या थे? मारवाड़ के जो राजपूत थे, उन्होंने इसकी कर रखी थी। जयपुर के आसपास जो कछावा वंश था, उन्होंने आमेर के अंदर स्थित था, आमेर में था कछावा वंश जयपुर के आसपास, तो उन्होंने उनकी अधीनता को स्वीकार कर लिया था। मान सिंह किसका था? अकबर का दरबारी। हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था? जब मुगलों ने इस वंश के राजपूत शासकों से अधीनता स्वीकार नहीं की थी, और अकबर ने इनसे चुनौती मिल रही थी, और किससे? महाराणा प्रताप से हल्दी घाटी का विश्व युद्ध जो हुआ था, वो कछावा वंश के शासक मान सिंह और क्या है इसका, और इसके साथ हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप के विरुद्ध, ठीक है। इसके पश्चात क्या है, लेकिन फिर भी जब वो हारे, जहांगीर के काल में मारवाड़ के शासक अमर सिंह ने उससे संधि कर ली थी, और उसके पश्चात जैसे जैसे मेवाड़ के ऊपर मुगलों का अधिकार हुआ था, होने के पश्चात मुगलों ने उनके साथ क्या किया? एक सम्माननीय व्यवहार किया कभी, और उनके साथ उनको क्या दी? जागीरें भी दी, कुछ क्षेत्र जिनके ऊपर वो अपना शासन कर सके, ठीक है ना, तो वो जागीरें भी उनको दी। इसके पश्चात अपन देखते हैं कि इसमें दो शब्द आते हैं आपकी बुक में, मनसबदार और जागीरदार। मनसबदार क्या होते हैं और जागीरदार क्या होते हैं? देखो इतनी देर तक अपन ने दो पॉइंट पढ़े। एक ये था कि उत्तराधिकार का नियम क्या था, दूसरा था कि मुगलों के कुछ राजपूत शासकों के साथ जो संबंध थे, अन्य शासकों के साथ संबंध, उसमें आपकी बुक में एक उदाहरण कुछ नहीं दे रखा, इतना सा दिया हुआ है कि राजपूत कुछ शासकों के साथ जहाँ उनकी स्वतंत्रता, उनकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया, वहाँ उनको चुनौती का सामना करना पड़ा। कुछ शासकों ने उनकी अधीनता को स्वतंत्र रूप से स्वीकार कर लिया था, कुछ शासकों ने नहीं किया था। कुछ शासकों में नहीं किया था, वो कौन थे? मुगल। सिसोदिया वंश मेवाड़ के शासक। उदयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? मेवाड़ कहलाता है, ठीक है ना। उदयपुर के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? मेवाड़ कहलाता है। इस मेवाड़ में किस वंश का शासन था? सिसोदिया वंश का शासन था। इस सिसोदिया वंश के शासकों ने और क्या नहीं किया था? राजपूत शासकों ने मुगलों के अधीनता को स्वीकार नहीं किया था, और इसका परिणाम जो अपन देखते हैं कि विश्व प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था।
ठीक है ना, मानसिंह और अकबर के मध्य। और जब लंबे समय के पश्चात जब इन्होंने एक वही शासक की मृत्यु हो जाती है, दूसरा शासक बन जाता है, तो लंबे समय के पश्चात जब यहाँ पर इस क्षेत्र पे जब अधिकार हुआ या मुगलों के साथ जब भी राजपूत शासकों के साथ इनके साथ जो व्यवहार बना, लंबे समय के पश्चात क्षेत्र पे अधिकार हुआ, जब उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली, तब उन्होंने मुगलों ने कभी उनके साथ अमानवीय व्यवहार नहीं किया, एक सम्मानीय व्यवहार किया और उनको क्या दी, जागीरें भी दी, यानी उस क्षेत्र दिए जिनके ऊपर वो शासन कर सके। अब आती है आगे कि उन ये जो जागीर जो दी थी, ठीक है ना, उनमें मनसबदार और जागीरदार, इनका मतलब क्या होता है? मनसब का अर्थ होता है, मनसब का अर्थ, मनसब का अर्थ है पद, स्थान और या दर्जा, ठीक है। मनसब का अर्थ होता है पद, स्थान और दर्जा। मनसबदारी का अर्थ होता है दारी का अर्थ है क्या है? मनसबदारी का अर्थ है शाही सेना में पदवी धारण करने वाला व्यक्ति। शाही सेना में किसकी? शाही सेना में पदवी धारण करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? मनसबदारी कहलाता था, ठीक है ना। इसके कार्य होते थे सेना की देखरेख करना, कितनी सेना रखनी है और उसके हिसाब से राजस्व प्राप्त करके सेना को वेतन देना, इस प्रकार की ये कार्य करता था, ठीक है ना। और ये है व्यवस्था किसके द्वारा चलाई गई थी? मुगलों के द्वारा एक चलाई गई व्यवस्था थी। मनसबदारी व्यवस्था किसके द्वारा चलाई गई थी? ये है मुगलों के द्वारा क्या थी? चलाई गई व्यवस्था थी, ठीक है। ये मुगलों के द्वारा चलाई गई व्यवस्था थी। मुगलों ने इस व्यवस्था को भी क्या कर रखा था? 3 श्रेणियों के अंदर विभाजित कर रखा था। 3 श्रेणियों में इसको क्या कर रखा था? विभाजित कर रखा था। ये 3 श्रेणियों में ये व्यवस्था थी, ठीक है, विभाजित कर रखा था, किया हुआ था। अब 3 श्रेणियों में ये विभाजित कौन कौन सी थी? 3 कौन सी थी? पहला पद, दूसरा क्या था? वेतन, और तीसरी क्या थी? सैन्य उत्तरदायित्व। सैन्य उत्तरदायित्व। अब देखो पद जो था, ठीक है ना, वो किस पद के ऊपर है? वेतन कितना देना है और उसका उत्तरदायित्व कितना है। तो इस प्रकार से ये जो व्यवस्था थी वो क्या थी? 3 भागों के अंदर बटी हुई थी, ठीक है। आगे अपन तो ये मनसबदार का अर्थ समझ में आया होगा कि पद, स्थान, दर्जा, इसका अर्थ होता है। मनसबदारी का अर्थ होता है शाही सेना पदवी धारण करने वाला व्यक्ति होता है। मुगलों के द्वारा ये व्यवस्था चलाई गई थी और 3 श्रेणियों में ये विभाजित थी। पद, सेना का उत्तरदायित्व है और वेतन। अगर यहाँ तक आपको समझ में नहीं आया तो आप फिर कमेंट बॉक्स में लिख करके मेरे से पूछ सकते हो। इनका अपन डिटेल आगे वाली वीडियो के अंदर जानेंगे कि पद, सैन्य उत्तरदायित्व और वेतन क्या था और किस प्रकार से वो निश्चित किया जाता था। धन्यवाद।